जो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर अपने जो पहला सेल है या जिस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इससे पहले जो कंप्लीट किया वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और आज अपने जो कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस केमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपने गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो इसको अपने गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्यों कहते हैं? तो इसके लिए क्या आता है कि सबसे पहले अगर अपने बात की जाए तो इन सेल को जो डिस्कवर किया था वो हमारे पास एलेसेंड्रो वाल्टा और लुइजी गैल्वेनी ने इस सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, पहला साइंटिस्ट था एलेसेंड्रो वाल्टा और सेकंड था हमारे पास लुइजी गैल्वेनी। तो इन दोनों के साइंटिस्ट के नाम पर ही इन सेल को नाम क्या दिया गया है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल अपने इनको नाम दिया गया है। तो इन सेल को अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका जो मेन नाम हो गया, और साइंटिस्ट के नेम पर इसको अपने क्या नाम दे दिया? गैल्वेनिक सेल या अपने इनको वोल्टेज सेल इनको नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये जो सेल है वो वर्क क्या करता है? तो अपने कहेंगे कि ये जो सेल है गैल्वेनिक सेल या जो वोल्टेज सेल जो इस डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले अपने बात की ये जो काम क्या करेगा, जिसका अपने बात करते हैं, ये क्या करेगा? जो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इससे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, और वो जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू ये सेल वर्क करता है। तो अपने कह सकते हैं it is the device with the help of which chemical energy of a spontaneous reaction is converted into electrical energy। ठीक है, इसका अपने पास जो सिंपल एग्जांपल आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो अपने यहाँ पर डिटेल भी करेंगे, वो हमारे पास आता है डेनियल सेल। तो इसका जो हमारे पास जो एग्जांपल आएगा सिंपल सा, वो कौन सा एग्जांपल आएगा हमारे पास? डेनियल सेल इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास डेनियल सेल। इसका सिंपल एग्जांपल अब यहाँ पर इसको लेंगे, बाकी और एग्जांपल की अपने बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जो डिटेल में जो स्टडी की जाएगी वो डिटेल स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डिटेल स्टडी है वो किसकी की जाएगी? डेनियल सेल की अपनी डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस डेनियल सेल की अगर अपने स्ट्रक्चर देखें, इसका एक स्ट्रक्चर देखी जाए तो बेसिकली अपने पास ये जो सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमने क्या किया था? अगर इसको दोबारा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर मैं बनाता तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक ही कंटेनर के अंदर आपने क्या किया? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, एक ही कंटेनर में क्या लगाए? दो इलेक्ट्रोड लगाए, और इनको आपने क्या अटैच कर दिया? बैटरी से आपने इनको अटैच कर दिया था, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें ले लिया था। तो ये सिंपल सा था। तो एक ही केमिकल लिया था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल आपने लिया था, आयनिक कंपाउंड था, उसको अपने एक्वस सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर किया था, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड यूज में लिए थे, और इलेक्ट्रोड यूज लेकर इसको बैटरी से कन्वर्ट कर दिया था। तो बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर जो केमिकल थे उसको आयनाइज कर रहे थे, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपने क्या बना रहे थे? केमिकल एनर्जी बना रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी से क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आज के सेल में क्या होगा कि हमारे पास जब ये सेल लिया गया है, इस सेल के अंदर अपने पास क्या है कि जो अपने पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया गया है वो सॉल्यूशन अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें प्रोसेस है वो जस्ट उससे रिवर्स प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के अंदर अपने क्या देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के अपने क्या लिए गए हैं? सॉल्यूशन लिए गए हैं, और दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज में लिए गए हैं। सेम इलेक्ट्रोड भी यूज में ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों चीज हो सकती है। इलेक्ट्रोड सेम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड डिफरेंट भी हो सकते हैं। वहाँ पर एक ही कंटेनर के अंदर लिया था, यहाँ दो डिफरेंट कंटेनर ले रहे हैं यहाँ पे यूज में। ठीक है, तो दो डिफरेंट कंटेनर को अपने यहाँ पर इसमें यूज में लिया गया है। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें, डेनियल सेल की अगर स्ट्रक्चर देखें, तो ये हमने जो डायग्राम बनाया गया ये डेनियल सेल का बनाया गया है। यहाँ पर क्या किया मैंने? देखिए, यहाँ दो डिफरेंट कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर को अपने क्या बोलते हैं? हाफ सेल नाम देंगे इसको।
ठीक है, ये हाफ सेल है और ये भी अपने पास क्या है, हाफ सेल है। तो फर्स्ट हाफ सेल में अगर आप देखते हो तो इस कंटेनर के अंदर एक जिंक की रोड यूज में ली गई है, ठीक है, और यहाँ पर किसकी रोड यूज ली गई है, कॉपर की रोड यूज ली गई है। तो ये जो रोड है वो किसका वर्क करती है, इलेक्ट्रोड का वर्क करती है, ठीक है। तो इस जिंक मेटल रोड और यहाँ पर एक रोड किसकी ले ली, अपने कॉपर की रोड यूज में ले ली, जो किसका वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब जिंक की रोड के अंदर जिस मेटल की आपने रोड लिया उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। यहाँ पर जिंक की रोड यूज में लिया तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उसकी जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी मैंने क्या रखी, 1 m मोलैरिटी रखी। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपर की रोड यूज में ली तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे तो मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज में ले रहे हैं और इसकी मोलैरिटी भी क्या रखी, 1 m मैंने मोलैरिटी रख दी इसके अंदर, ठीक है। अब दोनों अपने पास जो हाफ सेल है, इन हाफ सेल को जो अटैच करने का जो वर्क करता है वो अटैच करने का जो वर्क कौन कर रहा है, साल्ट ब्रिज इस दोनों को हाफ सेल को अटैच करने का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने साल्ट ब्रिज भी आप यूज में ले सकते हैं या साल्ट ब्रिज के जगह पर अपने यहाँ पर कोई भी मिट्टी का अपने यूज ले सकते हैं। मिट्टी का कोई भी अपने एक पेपर के टाइप में या एक मिट्टी का पोर जिसके अंदर पोर हो, ऐसे जो अपने यहाँ पर प्लेट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर अगर मिट्टी का पोर भी आप यूज में ले सकते हैं, जिस प्लेट यूज में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये था तो इसके अंदर यहाँ पर ये लगा दी मैंने मिट्टी का एक प्लेट लगा दी जिसके अंदर क्या लगे, पोर्स हैं। जैसे अपने मटके के अंदर देख सकते हैं, पानी के मटके के अंदर देख सकते हैं, तो वो भी अपने यूज में ले सकते हैं। उसको जैसे कैसे यूज में लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये एक कॉपर का मैंने क्या यूज में ले लिया, कंटेनर यूज में लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक मिट्टी का आप ये कह सकते हैं पोट यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्ले का बना हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो कॉपर का पोट था उसके अंदर मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन यूज में लिया। यहाँ पर मैंने क्या जो सॉइल का जो कंटेनर, क्ले का जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने क्या लिया, एक जिंक की रोड यूज में ली, ये मेरे पास जिंक की रोड है एक, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब ये जिंक की रोड थी इसको और यहाँ पर जो कॉपर है इन दोनों को अपने क्या किया, अटैच कर दिया किसी भी आप जिस एक सर्किट से अटैच कर दिया जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं उससे अपने अटैच कर देंगे। तो ये भी एक अपने डैनियल सेल का ही वर्क करता है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर अपने सॉल्ट ब्रिज को यूज में ले, आप यहाँ पर सॉइल प्लेट भी यूज में ले सकते हैं, तो सॉइल प्लेट को भी आप यहाँ पर यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपने पास क्लियर होगी यहाँ पर। अब अपने पास यहाँ पर जो ये अपने सॉल्ट ब्रिज जो यूज में लिया है, इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में है क्या, फिर इस सेल को देखते हैं अपने पास, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या है, अपने कह सकते हैं ग्लास की एक रोड है, सॉरी ग्लास की एक ट्यूब है, एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है हमारे पास। तो अपने कह सकते हैं कि ये क्या है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है अपने पास, ठीक है। इसके अंदर यू शेप ग्लास ट्यूब के अंदर अपने क्या करेंगे, मीडियम लिया जाएगा, यहाँ पर एगार एक मीडियम ले लिया जाएगा, एक एल्गी है ये एगार एक एल्गी है। इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया जा सकता है, KCl को इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया जा सकता है, KNO3 को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिए जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट एगार में मिक्स करके इन में से किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को अपने क्या कर देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर इस एगार जेल में KCl या सोडियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट का इस एगार जेल में क्या करेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, एक जेल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे और जेल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस जेल को इस यू शेप की ट्यूब के अंदर आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये मीडियम को वर्क कर लेगा और ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों मिक्स होकर एक जेल की फॉर्मेशन करेंगे और इस जेल को अपने इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर इसकी जो इसके आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इन होल को आप कह सकते हैं कि ग्लास वूल से आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जेल क्या हो सकता है बाहर निकले, जब इसको आप उल्टा यहाँ पर लटकाएंगे तो ये जो जेल है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसको ग्लास वूल से इसके जो ये होल्स हैं, इन होल्स को अपने क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लास वूल से आपने इनके होल्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
तो ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज की अपने जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपने बना दी कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में किस टाइप का होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज आपने लगाया क्यों है, इसके लगाने का रीज़न क्या है। तो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या करता है, इस सॉल्ट ब्रिज की अगर वर्क की बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को सेपरेट रखता है। पहला वर्क क्या हो गया, सिंपल सा बात देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने सॉल्ट ब्रिज अगर लगाया गया है तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का वर्क कर रहा है। पहला वर्क हो गया हमारे पास कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा, उनको मिक्स होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो पहला मेन वर्क इसका हो गया। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, तो अपने कह सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ये सेपरेट करने का वर्क कर रहा है। दूसरा, ये आयन ट्रांसफर का वर्क करता है। ठीक है, दूसरा वर्क किसका करेगा, यहाँ पर दूसरा इसका मेन जो रोल होगा वो मेन रोल क्या होगा, यहाँ पर ये आयन ट्रांसपोर्ट करेगा। आयन का ट्रांसफर यहाँ से इसमें से हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो मेन वर्क है हमारे पास इस सॉल्ट ब्रिज का, तो सॉल्ट ब्रिज का जो सेकंड अपने मेन वर्क देख सकते हैं, दो वर्क अपने पास यहाँ पर इसके हो गए इसके। तो पहला वर्क तो हमारे पास हुआ यहाँ पर, ये क्या कर रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, ये सेपरेट करने का वर्क कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, ये आयन ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रहा है। आयन को क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। आयन को क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए इसको अपने क्या नाम दिया है, ब्रिज इसको नाम दिया गया है, जिसमें से इजीली आयन का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर आयन ट्रांसफर होंगे तभी क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का अपने ट्रांसफर की अगर अपने बात कर सकते हैं तो अपने कहते हैं कि जो आयन का जो ट्रांसफर होता है वो आयन का ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो आयन का जो ट्रांसफर होगा वो आयन का ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से होगा, किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे यहाँ से जो आयन का ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन में अपने पास क्या होगा कि इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अपने यहाँ से इसमें से क्या हो रहा है, आयन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो गया, आयन का ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरफ होगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बाहर से होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो आउटर सर्किट है उस आउटर सर्किट से किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होंगे, अपने से जो आउटर सर्किट है उस आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब आउटर सर्किट कौन सा हो गया, ये जो वायर है इस वायर के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर होता है, अपने पास पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो, हाई हो, उसी तरफ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो देखने को मिलेगा अपने को वो किस तरफ देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ हो रहा है, एनोड टू कैथोड आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं और आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसके फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैथोड टू एनोड होगी। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एनोड टू कैथोड, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कैथोड टू एनोड। ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको, यहाँ पर अपने कह सकते हैं, यहाँ पर अपने नोट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ जा रही है, कैथोड टू एनोड जा रही है। ये दोनों चीजें आउटर सर्किट में ट्रांसफर होती है, और जो आयंस का जो ट्रांसफर है वो आयन का ट्रांसफर आपको किस तरफ देखने को मिलता है, आयन का ट्रांसफर अपने को इनर सर्किट में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आप आयन का ट्रांसफर देखने को आपको मिलेगा। तो ये हो गया आयन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको यहाँ पर देखने को इजीली मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि आपको इनके अंदर ट्रांसफर की आपको दिखाई देगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली दूसरी बात है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर आपने चार्ज कौन सा लगाया था, पॉजिटिव चार्ज लगाया था। लेकिन
यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड पर जो चार्ज होता है वो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। उससे जस्ट अपोजिट यहाँ पर चार्ज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चार्ज आएगा वो चार्ज एनोड पर कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर जो आपने चार्ज देखा था वो चार्ज कैसा देखा था, नेगेटिव देखा था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड पर जो आपको चार्ज शो हो रहा है वो चार्ज कौन सा शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज दोनों में कॉमन रहती है कि एनोड पर हमेशा जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और कैथोड पर जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है। मींस इस सेल के अंदर भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिली थी, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। डिफरेंस इतना ही आया कि यहाँ पर एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और वहाँ पर एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। सॉरी, यहाँ पर एनोड पर चार्ज नेगेटिव है और कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव है, और वहाँ पर एनोड पर चार्ज पॉजिटिव था और कैथोड पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव था। ये ध्यान देना है कि एनोड को हमेशा आप जब लिखते हैं तो हमेशा किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और कैथोड को हमेशा किस साइड लिखा जाता है, राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देनी है आपको कि एनोड को हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, और कैथोड को हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, राइट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज के दो मेन वर्क बताएं। पहला वर्क आपने कहा कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को वो सेपरेट होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, और दूसरा वो आयन का ट्रांसफर कर रहा है। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका मेन वर्क अपने पास हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास बात करें कि यहाँ पर ये जो डैनियल सेल है वो डैनियल सेल बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्क की बात की अगर अपनी बात की जाए, ये तो सिंपल से इसमें बात की, तो अब इलेक्ट्रो अपने पास इसमें जो सॉल्ट ब्रिज के बाद में मैं यहाँ पर इसके वर्क की बात करता हूँ। तो अपने इसके वर्क को अगर एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये डैनियल सेल वर्क किया, तो अपने यहाँ पर वर्क की अगर अपने इसमें देखें तो मेनली जो आपको पता है कि जो कोई भी मेटल है या जो हाइड्रोजन है, मेटल प्लस हाइड्रोजन, इनको जब भी अपने किसी भी सॉल्यूशन, भले वो एक्वस सॉल्यूशन हो या अनएक्वस सॉल्यूशन हो, उसके अंदर जब उन मेटल की रोड को डिप किया जाता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने कही है, वो बात क्या कही है कि जब भी किसी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक सिंपल सी बात, इसको अगर छोड़ा जाए, कॉमन बात है कि जब भी किसी मेटल को हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन जब आप यूज में लेंगे या कोई भी सॉल्यूशन यूज में लेते हैं, ये रोड अपने पास किसकी है, मेटल की रोड है। तो जब भी किसी मेटल की रोड को या हाइड्रोजन को अपने क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो मेटल या हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन की फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज आपको देखने को मिल रही है, जिंक को जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो हुआ क्या कि ये जिंक जो है, उस जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसकी फॉर्मेशन कर दी, जिंक आयन की फॉर्मेशन वो कर रहा है। तो यहाँ पर जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। इसी तरह से जो कॉपर है, वो कॉपर भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर है, कॉपर को भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने डिप किया गया है। तो कॉपर ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, कैटायन की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेटल का जो मेन वर्क है, उन्होंने मेटल का मेन जो वर्क किया, और यहाँ पर इससे में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इन्होंने क्या किया कि जो मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन की फॉर्मेशन की, और ये आयन की फॉर्मेशन के बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो मेटल है, वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन तो वो जो मेटल है उसकी सरफेस पे रह जाते हैं, और जो आयन है वो आयन कहाँ चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल की रोड है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रह गए, इस मेटल की सरफेस पर रह गए,
ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा इस मेटल की सरफेस पर, और आयन कहाँ आ गए, आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो ये जिंक आयन कहाँ आ गए, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। ठीक है, क्लियर होगी चीज अपने को कि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो दो चीजें बनी, एक तो आयन की फॉर्मेशन होगी और एक इलेक्ट्रॉन मिले आपको। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे, इस मेटल की सरफेस पर रह जाएंगे, और जो जिंक आयन है वो जिंक आयन कहाँ है, या जो भी अपने पास मेटल आयन बनाएगा वो मेटल आयन कहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क इसमें हुआ, इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो दूर अपने यहाँ पर दोनों को जब आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों में सेम ही प्रोसेस होगी, जिंक में भी यही प्रोसेस हो रही है, कॉपर में भी यही प्रोसेस हो रहा है। तो सेम प्रोसेस आपको कॉपर में देखने को भी मिलेगी कि यही अगर रोड किसकी है अपने पास, कॉपर की रोड है, तो ये अपने पास कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे, इसकी सरफेस पे रहेंगे, और जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन कहाँ गए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपने को कॉपर आयन आ गए। तो दोनों में सेम प्रोसेस देखने को आपको मिलेगी जब तक इन दोनों को अपने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन अपने देखते हैं कि आगे इसमें बात की जाएगी, जब इनको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर क्या होगा कि इनमें जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बना, दोनों में सेम रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन कॉपर में हो रही है, ये रिएक्शन जिंक में हो रही है, जब तक इस सॉल्ट ब्रिज को अपने अटैच नहीं कर रखा है, या अपने कह सकते हैं कि जब तक आयन का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जैसे अपने सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट किया, इनमें जो बना हुआ जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम वहाँ से खत्म हो जाएगा। और जैसे इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होगा, क्या होगा कि जैसे ही सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा, तो सर्किट को कंप्लीट करते ही ये इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर जो सर्किट है उस आउटर सर्किट से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट किया तो सर्किट को कंप्लीट करते इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से फ्लो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट से फ्लो होना स्टार्ट हो गए। कब स्टार्ट हो गए, जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, या आपने कहते हैं सर्किट को क्लोज कर दिया, तो सर्किट को क्लोज करते ही जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिखाई दे रहा है जिंक से कॉपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि अपने पास बात करते हैं कि जो जिंक और कॉपर में से अगर मैं बात करता हूँ तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से हाई होती है। यहाँ पर दो मेटल को यूज में लिया गया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कॉपर से जिंक की तरफ ही क्यों हो रहा है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने एनोड के ऊपर जिंक को ही क्यों यूज में लिया है और कैथोड पर कॉपर को क्यों यूज में लिया है। इसका अपोजिट भी हो सकता था कि जो अपने एनोड है वो किसका बना सकते थे, कॉपर का एनोड बना सकते थे, और जिंक का क्या बना सकते थे, कैथोड बना सकते थे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर अपने पास आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उसके बेस पर इस चीज को बात करेंगे। यहाँ पर से सिंपल सी लैंग्वेज में कह देता हूँ कि जिंक के इलेक्ट्रो लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से क्या होती है, हाई होती है। तो पहले दोनों में इक्विलिब्रियम बना हुआ था, लेकिन जैसे हमने सर्किट को कंप्लीट किया तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी थी वो ज़्यादा थी। इट मीन्स जिंक का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉपर वो जो जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो लूज किए इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहे हैं, कॉपर की तरफ आ रहे हैं। तो कॉपर जो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर आयन में जो कन्वर्ट हुआ था वो कॉपर आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो अब जो अपने पास यहाँ पर रिएक्शन होगी, जो एक्चुअल रिएक्शन होगी सर्किट को क्लोज करने के बाद में, वो अपने पास ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये तो सर्किट को कंप्लीट करने से पहले की थी। अब सर्किट को कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर एनोड पर, तो एनोड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एनोड पर जो जिंक मेटल था उस जिंक मेटल ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन को यूज किए, और वो किसने कन्वर्ट किया, Zn+2 में, और वो कहाँ चले गए, एक्वस सॉल्यूशन में। यही अपने बात की थी ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मेटल के सरफेस पर रह जाते हैं, और जो आयन होते हैं वो आयन कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो आयन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चले गए। अब जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करते ही डिस्ट्रॉय हो गया। और ये पहले रिवर्सिबल रिएक्शन थी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन से कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन टाइप की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है वो प्रोसेस कौन सी देखने को मिल रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है। अब अपने बात करें कैथोड पर,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक की सरफेस पर ज़्यादा हुए और वो इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट से होते हुए कहाँ तक आ रहे हैं, कैथोड पर आ रहे हैं। तो कैथोड पर क्या हुआ कि जो कॉपर आयन है, जो कॉपर आयन जो कन्वर्ट हुआ था, वो कॉपर आयन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, और कैथोड पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है। तो इनको अपने हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये हाफ सेल रिएक्शन कहाँ हो रही है, इस इलेक्ट्रोड पर हो रही है, और ये हाफ सेल रिएक्शन यहाँ हो रही है। तो ये जो एक्चुअल में ये जो दोनों रिएक्शन है, उन रिएक्शन को अपने क्या नाम दिया जाता है, हाफ सेल रिएक्शन नाम देते हैं। अब अपने से अगर पूछा जाए इस सेल की जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या है, तो अपने यहाँ पर लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो नेट सेल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हुआ कि जो जिंक है प्लस कॉपर आयन जो एक्वस थे, ठीक है, रिएक्ट होकर क्या बन गए, कॉपर तो कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, मेटल में कन्वर्ट हो गया, और जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये नेट सेल रिएक्शन या किस टाइप की रिएक्शन आ जाती है मेरे पास, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो जाता है। तो इसको अपने क्या नाम दे देते हैं, नेट सेल रिएक्शन नाम दिया जा सकता है, या इसको क्या नाम दिया जा सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन अपने इसमें नाम दिया जा सकता है। क्लियर होगी चीज अपने को। तो रेडॉक्स रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन अपने पास यहाँ पर क्या है, किस तरह से वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इससे अपने दूसरी डायरेक्शन में चले गए। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, जिंक की जो रोड है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, और जो Zn+2 आयन है वो कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से क्या होगा, ये जिंक की रोड पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो कैथोड की तरफ चल रहे हैं और जो जिंक की रोड है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इस तरफ आपके पास कौन से आयन की जो अपने पास जो Zn+2 आयन है वो Zn+2 एक्सेस अमाउंट होना चाहिए, उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर जो Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा था वो Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, SO4-2। तो इस तरफ अपने कह सकते हैं कि जो SO4-2 है उस आयन की क्या हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो अपना मेन जो रोल प्ले करेगा ही। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो मेन रोल है वो क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या, इसको अगर अपने डिटेल में थोड़ा सा देखें कि जो जिंक सल्फेट है वो जिंक सल्फेट जो एक्वस था वो कन्वर्ट किस में हुआ, Zn+2 में प्लस SO4-2, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ वो Cu+2 प्लस SO4-2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही इस जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो गया। तो Zn+2 आयन में कन्वर्ट होते यहाँ पर क्या हुआ, पहले इसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ था, आपने इक्विलिब्रियम की बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जो जिंक आयन है वो जिंक आयन किस में आ गया, एक्सेस अमाउंट में आ गया। और अपने ला शातलिए का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हैं कि जैसे यहाँ पर जिंक आयन की जो एक्सेस अमाउंट होगी तो रिएक्शन उस जो बना वो जो आयन है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, मतलब रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती है। इट मींस इस तरफ जिंक आयन की जो एक्सेस अमाउंट है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस जो बना हुआ जिंक आयन उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। खत्म कैसे होगी, रिएक्शन किस में चल पड़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ेगी। इट मींस यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, आपके पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरफ क्या हो जाता है, जिंक आयन की एक्सेस हो जाती है, जिससे जो बना हुआ इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि यहाँ पर जो कॉपर आयन जो बना हुआ है वो कॉपर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। अब कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो वापस ला शातले का प्रिंसिपल लग जाएगा, इसकी जो कमी आ रही है तो ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, ज्यादा डिकम्पोज होगा, किसमें, कॉपर आयन में डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो कॉपर आयन में डिकम्पोज होकर वो कॉपर आयन की फॉर्मेशन करेगा और कॉपर आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहेगा, गेन करेगा। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखेंगे कि यहाँ पर सल्फेट आयन का कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस तरफ जो सल्फेट आयन है वो एक्सेस अमाउंट में बना रहेगा। ये जो सल्फेट आयन है वो सल्फेट आयन अपने कहेंगे कि साल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए यहाँ से ये सल्फेट आयन क्या होगा,
इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए कहां तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और इस तरफ वो जिंक आयन से रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, Zn+2 प्लस SO4 किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ZnSO4 की फॉर्मेशन अपने पास होती रहेगी। तो यहाँ पर आयन का ट्रांसफर अपने पास ट्रांसफर हुआ, सल्फेट आयन का ट्रांसफर इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए कहां है, इस तरफ आ रहा है। तो अपने देखेंगे कि रिएक्शन जब तक इसमें चलती रहेगी, इस रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास दो चीजें आएंगी। यहां से क्या होगा कि जिंक की रोड खत्म होती जा रही है, और यहां पर इस जो कॉपर की रोड है, इस कॉपर की रोड पर एक्स्ट्रा कॉपर क्या होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। इसका मतलब ये रोड तो मोटी होती जाएगी और ये रोड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ये तो हो गया दोनों इलेक्ट्रोड का काम। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, इस तरफ जो जिंक सल्फेट है वो जिंक सल्फेट ज्यादा बनेगा, और इस तरफ कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है, जबकि इलेक्ट्रोड में इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर जिंक की रोड खत्म हो रही है और यहाँ पर कॉपर ज्यादा आपके पास बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास पूरे सेल का जो वर्क वह किस तरह से वर्क ये कर रहा है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेल में, इस जो डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल कब तक वर्क करेगा या कब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब तक होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कब तक होंगे, पहली चीज कब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब तक होगी, जब तक सर्किट क्लोज रहेगा। पहली चीज अपने पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब तक होती रहेगी, तो मैंने कहा कि जब तक जो सर्किट है वो सर्किट कैसा होगा, क्लोज रहेगा, तब तक इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यू इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। दूसरी बात हमने करेंगे कि जब तक जो जिंक की जो रोड है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होकर जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जिंक की रोड है वो अपने देख रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रही है। तो जब तक ये जो रोड है वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो जाए, कंप्लीटली डिकम्पोज होकर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन नहीं कर लेगी, तब तक अपने कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। तो जिंक जब तक कंप्लीटली जिंक सल्फेट में डिकम्पोज या जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा। तीसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो रिड्यूस्ड होकर कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है। और तीसरी बात हमने कहना है कि जो कॉपर सल्फेट कंप्लीटली रिड्यूस्ड होकर जब तक कॉपर में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा। तो तीन चीजें आपके पास यहाँ पर आई कि ये डैनियल सेल कब तक वर्क करेगा। तो पहले आपने यहाँ पर कहा कि जब तक ये सर्किट कंप्लीट है तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपने कही कि जब तक जो जिंक की जो रोड है, जिंक जो मेटल है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होकर जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर लेता, तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड चीज अपने कहते हैं कि जो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड होकर वो जब तक अपने पास कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक भी आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने को मिलेगा, तब तक इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। तो ये तो तीन चीज़ें हैं, इसके बारे में अपने यहाँ पर इसमें बात की। और चौथी चीज़ है यहाँ पर, जब तक इसमें लवण जो सॉल्ट ब्रिज है वो सॉल्ट ब्रिज जब तक इसमें लगा रहेगा तब तक भी आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देखने को मिलेगी। तो चौथी चीज़ यहाँ पर आ गई कि जब तक आपके पास यहाँ पर क्या है कि सॉल्ट ब्रिज इसमें जब तक अटैच है तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा। तो ये चार मेन चीज़ें हैं जो इस डैनियल सेल में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जिम्मेदार है, इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। तो ये हमारे पास हो गया डैनियल सेल को अपने यहाँ पर डिटेल में किया। ठीक है, तो डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की बात कर ली। इसके अंदर एक मिलता जुलता और सेल आता है जिसको अपने कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ठीक है, डैनियल सेल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। तो इससे मिलता जुलता है डैनियल सेल। डैनियल सेल तो इसकी जो अपने कह सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज है, इसके अंदर थोड़ा सा अपने चेंज करके मॉडिफाई करके आजकल अपने कंसंट्रेशन सेल की फॉर्मेशन करने लग गए हैं।
ठीक है, तो आजकल जो सेल बन रहा है वो सेल कौन सा बन रहा है, कंसंट्रेशन सेल की फॉर्मेशन हो रही है। और कंसंट्रेशन सेल में एक्चुअल में क्या होता है, अपने कह सकते हैं कि एक ऐसा अपने पास कंसंट्रेशन जो सेल है वो कंसंट्रेशन सेल अपने एक ऐसी डिवाइस है जो क्या होती है कि इसमें जो एक्चुअल में अपने यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही अपने पास यहाँ पर कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर दो सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रोड सेम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, सेम मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड होंगे, तो सेम मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, पहली चीज। दूसरी तीसरी चीज अपने कहते हैं कि इस कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो आज के जो चेंज आ रहा है मॉडिफाई करके जो कंसंट्रेशन सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस कंसंट्रेशन सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो ये जो दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए गए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन में चेंज आता है। वहां देखा मैंने दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखी थी, कॉपर सल्फेट की 1 m रखी थी और जिंक सल्फेट की भी जो कंसंट्रेशन क्या थी 1 रखी थी। तो अपने कहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेम इलेक्ट्रोलाइट है उनकी क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज है कि यहाँ पर जो दोनों अपने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन बनाए गए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट ब्रिज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन में आपको क्या देखने को जो डिफरेंस देखने को मिलता है, एक की कंसंट्रेशन हाई होती है और दूसरी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो यूज़ में लिए जाते हैं। इस तरह से जो सेल बनता है उस सेल को अपने क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल की भी अपने बात यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो डैनियल सेल इनिशियल स्टेज के बाद में अपने पास एक जो टाइप हुआ वो कौन सा हुआ, कंसंट्रेशन सेल हुआ, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में हमारे पास प्राइमरी सेल दूसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इसके अंदर आता है सेकेंडरी सेल जो हमारे सिलेबस के अंदर है, और तीसरा अपने पास यहाँ पर जो फ्यूल सेल है वो भी अपने सिलेबस में है। तो इन तीनों को अपने सिलेबस में रखा गया है। ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के ही टाइप है, जिसका अपने एक डिटेल जो डैनियल सेल की बात की थी। डैनियल सेल के बाद में कौन सा सेल बने, कंसंट्रेशन सेल बने, जिसके अंदर क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, सॉल्ट ब्रिज होता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर डिटेल आएगी, प्राइमरी सेल हमारे सिलेबस में है, सेकेंडरी सेल हमारे सिलेबस में है और फ्यूल सेल को भी हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। तो इन सभी की अपने यहाँ पर इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपने इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल से क्या मीनिंग है हमारे पास, अभी तक अपने गैल्वेनिक सेल क्या है, उस किस तरह से वो वर्क करता है उसके बारे में अपने स्टडी की। अब क्या है कि बार बार वो सेल अपने बना नहीं सकते हैं, उसका जो डायग्राम है वो सेल डायग्राम अपने नहीं बना सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसको रिप्रेजेंटेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, किस तरह से उस सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको अपने क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो एक्चुअल में जो सेल है उस सेल को जो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। वो रूल क्या है कि अपने पास यहाँ पर देखें कि जो आपने पहले बताया था कि जो एनोड है उस एनोड को क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने पास क्या आता है, एनोड, ठीक है। इसके लिए एक रूल आता है एनोड को समझने के लिए, यहाँ पर LOAN। LON का L का मतलब क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट, O से जो मीनिंग है वो क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, A से मतलब क्या है, एनोड, और N से मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से अपने इसको याद रख सकते हैं, LOAN, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, और अपने कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो जो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह से वर्क करता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअल में अपने जो रिएक्शन लिखी थी ये सेल रिएक्शन थी, ये हमारे पास क्या है, सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन क्या थी कि जो जिंक था, जो मेटल था,
वो कन्वर्ट हुआ था Zn+2 प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, ये एक्वस सॉल्यूशन था। इसी तरह से जो कॉपर जो आयन थे वो एक्वस सॉल्यूशन में थे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गए थे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये अपने को सेल रिएक्शन थी, हाफ सेल रिएक्शन थी, और इस हाफ सेल रिएक्शन से अपने क्या बना ली थी, कंप्लीट सेल रिएक्शन की फॉर्मेशन कर ली थी। तो इसी को ध्यान में रखते हैं। अपने क्या कहते हैं कि जो अपने मैं यहाँ पर सेल फॉर्मूला जो बनाऊंगा, ठीक है, सेल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेल फॉर्मूले की अपने बात कर रहे हैं। तो सेल फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा, जो मेटल है, जो मेटल की जो रोड है, उन दोनों मेटल रोड को क्या लिखा जाता है, साइड के अंदर रखा जाता है। तो कैसे कि यहाँ पर मैंने जिंक को अगर देखना है तो जिंक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में एरो की जगह हाइफन का साइन यूज में ले लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको कॉपर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉपर आयन था वो कॉपर आयन एक्वस से किस में हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कॉपर के लिए लिख दिया और ये किसके लिए लिख दिया, जिंक के लिए लिख दिया। मैंने कहा कि जो दोनों मेटल है उन दोनों मेटल को कहाँ लिखा जाता है, साइड में लिखा जाता है। तो देख लिया स्टार्टिंग में कौन सा आ रहा है, जिंक मेटल आ रहा है, और एंड में कौन सा मेटल आ रहा है, आपके पास कॉपर मेटल आ रहा है। तो दोनों मेटल को आपने क्या लिख दिया, साइड वाइज रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दोनों हैं वो दोनों किससे अटैच हैं, ये दोनों सॉल्ट ब्रिज से अटैच हैं। तो दोनों का अटैचमेंट किससे आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज से आ रहा है। तो अपने पास क्या हुआ कि जिंक Zn+2 ये सॉलिड था, ये क्या था, एक्वस था, ठीक है। इस तरह से कॉपर एक्वस था और कॉपर मेटल था। अब आप एक्वस के जो इनकी मोलैरिटी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी मोलैरिटी कितनी रखी थी, 1m रखी थी, और इसकी मोलैरिटी भी कितनी रखी थी, 1m रखी थी, ठीक है। तो इन दोनों को किससे अटैच किया गया है, सॉल्ट ब्रिज से किया गया है। तो दो मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। ये दो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपने पास यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये जो दो लाइन आपने लगाई गई है, ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर देती है। ये आपने जो कोर वाली जो प्लेट है, उस कोर वाली प्लेट को भी अपने पर रिप्रेजेंट कर सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो लेफ्ट साइड किसको लिखा गया, लेफ्ट साइड अपने किसको लिखा गया, जिंक को, और राइट साइड किसको लिखा गया, कॉपर को लिखा गया है। फिर इन दोनों की अपने यहाँ पर मेटल की सॉलिड स्टेट भी लिखी गई। फिर जो आयन थे उन आयन की मोलैरिटी लिख दी आपने, कितनी मोलैरिटी, 1m का है, 0.1m का, 0.35m का, जितनी भी इनकी मोलैरिटी है वो मोलैरिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी गई। फिर आपने लिख दिया टेम्परेचर कितना था, तो आपने कह दिया जैसे 8 to 98 केल्विन, ठीक है। तो ये एक सेल का फॉर्मूला बन गया, किसी भी सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेल को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये तरीका आ जाता है। तो इस तरह से अपने किसी भी सेल को क्या किया जा सकता है, एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेल रिएक्शन, सेल डायग्राम और सेल फॉर्मूला, तीन चीजें आपने यहाँ पर कर ली, और गैल्वेनिक सेल की डिटेल स्टडी अपने यहाँ पर देख ली। कल अपने क्या करेंगे कि जो सेल पोटेंशियल और जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, उसको अपने डिटेल में देखेंगे।